नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है EFHM में। हम अपने वीडियोस के थ्रू बात कर रहे हैं द वॉइस की, जिसको हम सरल भाषा में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो अलग अलग कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम किन हेल्पिंग वर्ब्स को पैसिव वॉइस में किन अन्य हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज कर लेते हैं, इसका हमने एक चार्ट आपको बताया था और उस चार्ट को हमने डिटेल में समझाने की कोशिश की थी कि कैसे वो परिवर्तन होता है। आज हम बात करेंगे टेंस वाइज उन सेंटेंसेस की जिनमें हम ये परिवर्तन अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस तरह से हमारे हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस बनाते समय चेंज हो जाते हैं। सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हमने आपको पहले बता दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो लगती हैं वो हमने आपको पहले बता दी हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस को हमें पैसिव वॉइस में यहाँ चेंज करना है, अफर्मेटिव को, नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव को। अगर हम किसी एक टेंस के चारों प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं तो बाकी टेंसेस के लिए ये सभी सेंटेंसेस हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि सभी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास 8 टेंसेस हैं उनमें से पहले टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपको एक्टिव पैसिव बनाना आता है तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो यहां से आपको थोड़ा बारीकी से थोड़ा ध्यान देकर के समझना है कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। हम पहले रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्टिव से पैसिव हम उन्हीं सेंटेंसेस को बनाएंगे जिनमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। मिनिमम ये 3 चीजें हमारे पास होंगी। ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी है क्या, उसकी पहचान क्या है। अक्सर जब मैं क्लास में पूछता हूं तो बच्चों का बड़ी फुर्ती के साथ एक जवाब होता है जिन सेंटेंसेस के अंत में ता है, ती है, ते आता है। अरे भाई, ये ट्रांसलेशन की बात नहीं है, ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। ट्रांसलेशन अलग चीज़ है। आप जो पहचान बताते हैं जनरली वो ट्रांसलेशन की पहचान है। जब हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में, यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सेंटेंस का रूप बदल रहे हैं। और रूप बदलने में हमें हिंदी के शब्द वहाँ नहीं मिलेंगे, हमें एक सेंटेंस मिलेगा। उसके स्ट्रक्चर को देख के हमें पहचानना है कि इसका टेंस क्या है। पहचान क्या होती है? हमें 2 तरह के सेंटेंसेस को यहाँ पे पहचानना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें किसी तरह की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, यही उसकी पहचान है। सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आता है और वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। पहली आइडेंटिटी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की। अगर वही सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो वहां डू या डज हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये उसकी पहचान है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने पहचान सीख ली। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उन सेंटेंसेस में डज या डू का प्रयोग होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए इसी पहचान के साथ शुरू करते हैं हम अपना पहला सेंटेंस। अमित राइट्स एन एसे। बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आपको। हमारे पास एक सेंटेंस है अमित राइट्स एन एसे। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का है। आइडेंटिटी क्या है? सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है या नहीं लगा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एस या ईएस तभी लगता है जब थर्ड पर्सन का कोई सिंगुलर नंबर प्रोनाउन होता है या फिर कोई प्रॉपर नाउन हमारा सिंगुलर नंबर का होता है। सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स के साथ जनरली हम यहां एस या ईएस लगाते हैं। कहां एस लगाते हैं, कहां ईएस लगाते हैं, चलिए एक लाइन में बता देता हूं। ऐसे सभी वर्ब्स
जहां पर लास्ट में कोई वॉवेल है, पर्टिकुलरली ई, उन सब में केवल एस आपको लगाना है। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट लेटर पे खत्म होते हैं उन सब में आपको क्या लगाना है, सिर्फ एस लगाना है। और इसके अलावा जो वर्ब्स हमारे ओ पे खत्म होंगे उन सब में ईएस लगाना है। जो सीएच पे खत्म होंगे उन सब पे हमें ईएस लगाना है। जो एसएच पे खत्म होंगे उन पे हमें ईएस लगाना है। तो आगे हम जब वर्ब की बात करेंगे तो हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं उसकी चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं कि किस तरह से हमें इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। सब्जेक्ट अमित ने एक काम किया लिखने का, जो लिखा उसका रिजल्ट क्या था, एक ए से लिखा क्या गया, एक ए से लिखा गया। तो हमें बहुत स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा, और ऐसे वर्ब जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालते हैं उसका कुछ रिजल्ट निकल के आता है, तो ऐसे हमारे वर्ब्स ही ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये हमारी पहली शर्त पूरी हो गई कि वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन है जिस पर वर्ब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, जो उससे प्रभावित हो रहा है, जो उसके रिजल्ट के रूप में निकल करके आ रहा है, वो उसका कर्म है, वो उसका ऑब्जेक्ट है। चलिए हमें पता है कि एक्टिव से पैसिव बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव बनाना है इसको। एक सेंटेंस अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आगे किसी भी सेंटेंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वहीं पैसिव में ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पहले आ जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को वरीयता दी जाती है, इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहां किसने काम किया ये मैटर करता है, पैसिव वॉइस में काम क्या किया गया ये मैटर करता है, किसने किया फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा एन ऐसे। ये हमारा एन ऐसे जो ऑब्जेक्ट था ये यहां सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनता, वो उसकी जगह लेता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, वो उसकी जगह लेता है केवल। ये जगह सब्जेक्ट की है, अब ऑब्जेक्ट इसकी जगह ले रहा है, उसकी जगह पर आ गया, लेकिन है वो ऑब्जेक्ट ही, वो सब्जेक्ट नहीं है, वो डूअर नहीं बन सकता। इसके बाद एन से अब यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई हो चाहे ना आई हो, लेकिन पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, पैसिव वॉइस में उस ऑब्जेक्ट के ठीक बाद उसके नंबर यानी उसके वचन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टेंस वाइज किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट है, आने से यानी एक निबंध सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम यहां पर एक वर्ब लिखेंगे सिंगुलर नंबर की। और वर्ब कौन सी है ये हमें मालूम है। अगर एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज MR लगती है। ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है तो शर्त के मुताबिक हम यहां पे इज लिख लेते हैं। यहां नहीं है पर यहां हमें लिखना है। अब इस वर्ब को, ये तो हमारा इसकी जगह पर हो गया, यहां पे आया, वर्ब जो है वो अपनी जगह पर रहेगा और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, ये हमें दिमाग में सेट कर लेना है। एक्टिव वॉइस में वर्ब के मोड चेंज होते रहते हैं, पैसिव वॉइस में एक ही मोड है, एक ही टाइप है, एक ही प्रकार है, और वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस राइट की थर्ड फॉर्म जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा रिटन, एंड ऐसे इज रिटन। इसको लिखने के बाद अब हम यहां पर आ गए हैं, इसको हम यहां लिख चुके हैं। अब ये जो सब्जेक्ट हमारा है वो इसकी जगह ले लेगा, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा किसकी जगह लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। पर उससे पहले जब हम पैसिव वॉइस के रूल्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि वर्ब के ठीक बाद में और उस सब्जेक्ट के लिखे जाने से पहले इस जगह पर हमें एक प्रीपोजिशन लिखना है। जनरली जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किए जाते हैं डायरेक्टली, ऐसे सभी कामों के लिए हम प्रीपोजिशन यहां पे बाय लिखते हैं। बाय
ये कॉमन सा प्रीपोजिशन है पैसिव वॉइस का। इसके अलावा और भी प्रीपोजिशंस लगते हैं, इसके अलावा और भी प्रीपोजिशंस लगते हैं, लेकिन तब उसमें सब्जेक्ट डायरेक्ट डूअर नहीं होता, प्रत्यक्ष तौर पे काम नहीं करता है, लेकिन जिनमें वो काम करता है, लिखने का वो काम कर रहा है, खुद वही काम कर रहा है, इसलिए यहां पर हम प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। इस बाय को लगाने के बाद अब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? अमित। तो ये हमारा हो गया अमित, यहां पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला एग्जांपल हमारा हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप एक टेंस के सभी चारों प्रकार के सेंटेंसेस को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होनी है और आप सभी प्रकार के सेंटेंसेस को बहुत आसानी से, किसी भी टेंस का हो, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। चलिए अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सुनीता cooks food in the evening। इस सेंटेंस में, यह भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने एक चीज ऐड कर दी है, ऑब्जेक्ट के बाद में जो अदर वर्ड्स जिनको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इनको भी हमने ऐड कर दिया है। यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी है। चलिए बना लेते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको यहां लिख लिया, ये हमारा फूड हो गया। सिंगुलर नंबर है, हमने यहां पे इज लिख लिया, इस वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लिखी, कुक्ड हो गया। अब यहां पे इसके बाद हमने बाय लगाया और इस सब्जेक्ट को हमने बाय के बाद यहां पे लिख दिया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है जिसको हम अदर वर्ड्स कहते हैं, ये अपनी जगह पर रहता है। एक्टिव वॉइस में जहां पे था उसी जगह पर पैसिव वॉइस में रहेगा। यहां ऑब्जेक्ट के बाद में है और यहां पर ये सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा। ये देखिए, दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहां दोनों सब्जेक्ट हमारे प्रॉपर नाउन हैं। चलिए अब एक ऐसा एग्जांपल हम अफर्मेटिव का डिस्कस करते हैं जिसमें नाउन ना होकर के सब्जेक्ट प्रोनाउन है। देखिए यहां लिखा हुआ है ही लर्न्स हिज लेसन इन द क्लासरूम। ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए बनाते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कई बार बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पजेसिव प्रोनाउन के बाद में या पजेसिव नाउन के बाद कोई अन्य नाउन होता है तो यहां वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो या तो इसको ऑब्जेक्ट मानने लगते हैं या फिर इसको ऑब्जेक्ट मानने लगते हैं। हमेशा याद रखें, अगर किसी वर्ब के बाद में अगर कोई नाउन ऐसा आया है जिसके ठीक पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, यहां पे अगर कोई पजेसिव नाउन दे रखा है यहां पर, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। पूरा ये फ्रेज हमारा, इसमें दो शब्द है, ये पूरा हमारा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो हम किसी एक को यहां नहीं लेने जा रहे, हम यहां पर इस पूरे ग्रुप को लेने जा रहे हैं क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्ट है। हम यहां लिखेंगे हिज लेसन, ये अब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हिज लेसन यहां पे हमने लिख लिया इज, चूंकि ये सिंगुलर नंबर है, लेसन एक है इसलिए सिंगुलर नंबर है। हिज लेसन इज, अब हमारा वर्ब क्या है? लर्न, इसकी थर्ड फॉर्म लिखते हैं लर्न्ड। हिज लेसन इज लर्न्ड। अब उसके बाद हम क्या यहां लिखेंगे? बाय। अब यहां थोड़ा आपको सतर्क होना है, ही हमारा बाय के बाद आने जा रहा है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, जब कभी प्रॉपर नाउन यानी किसी का नाम जब बाय के बाद आता है तो वो उसी रूप में रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस से उठ करके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है, प्लेस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है तो उसका केस बदल जाता है और वो ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। ऑब्जेक्टिव केस
आपने पढ़ा होगा, मालूम होगा आपको, अगर नहीं मालूम है तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। जब हम किसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो हम उसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं। मान लीजिए हमारा एक ये सेंटेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी प्रोनाउन को, किसी पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम यहां पर लिखेंगे तो उसका केस सब्जेक्टिव होगा और वो इस रूप में आएगा, आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट। ये सब्जेक्टिव केस है। जब सब्जेक्ट की जगह पर हम इनको रखेंगे, जब इनको उठाकर हमें यहां रखना हो, वर्ब के बाद रखना हो, ऑब्जेक्टिव केस में रखना हो, तो यही चीज आई बदल करके मी, वी बदल करके अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है और इट का इट ही रहता है। इस रूप से बदल के वो इस रूप में आ जाती, ये हमें याद रखना होगा। और जब कभी ऑब्जेक्टिव केस में हमें ये मिलेंगे और हमें पैसिव बनाते समय इनको सब्जेक्ट की जगह पर लिखना होगा तो फिर बदल के हमको इस रूप में इनको लिखना होगा। तो ही को हम ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, ही को ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हिम हो जाएगा, हिम इन द क्लासरूम। ये हमारा सेंटेंस हो गया। और मुझे अब ये उम्मीद है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा कि किस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आइए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। फोर्थ एग्जांपल देखेंगे, हरी does not fly a kite। ये हमारा सेंटेंस है। चलिए पैसिव बनाते हैं। सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब डज हो गई। इसके ठीक बाद नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई एस या एस नहीं लगेगा, इस झंझट से आपको मुक्ति है, वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है अ काइट। बनाते हैं अ काइट, जो कि ऑब्जेक्ट है, यहां जाता है अ काइट इज, यहां पर देखिए डज लिखा हुआ है पर हमने उसे क्या लिखना है, इज लिखना है। ये जब हम लिस्ट की बात कर रहे थे पिछले वीडियो में हमने बताया था, डू डज ये एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, पैसिव वॉइस की नहीं। पैसिव वॉइस में इज एम आर ही आपको लिखना है। अ काइट इज नॉट, नॉट की जगह पर नॉट रहेगा। थर्ड फॉर्म फ्लाई की, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लोन। उसके ठीक बाद बाई, हरी। चलिए ये हमारा हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करें, वी डू नॉट इनवाइट देम इन द फंक्शन। गौर करिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। देम, अभी पिछले एग्जांपल में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से पर्सनल प्रोनाउंस के केस बदल जाते हैं जब उनकी जगह बदलती है। हमें इस देम को यहां सब्जेक्ट की जगह लाना है तो देम का सब्जेक्टिव केस हमें लिखना है, क्या हो जाएगा, दे। चूंकि ये प्लूरल नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी यहां पर, आर। डू की जगह पर आर, नॉट की जगह पर नॉट, वर्ब इनवाइट की जगह पर इनवाइटेड, वी की जगह दे, डू की जगह आर, नॉट की जगह नॉट, इनवाइट की जगह इनवाइटेड। उसके ठीक बाद बाय। अब देम की जगह पर हमें क्या लिखना है, वी को लिखना है ऑब्जेक्टिव केस में, अस इन द फंक्शन। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाए, इंटरोगेटिव दो तरह के हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, दूसरा वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। चलिए पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले की। हमने यहां लिखा डज शी वॉश क्लॉथ्स, डज शी वॉश क्लॉथ्स
यहां पर क्वेश्चन मार्क। चलिए बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमें सीधा ऑब्जेक्ट के पास आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर है जो कि यहां सब्जेक्ट की जगह आने वाला है, यानी क्लॉथ्स यहां पे आना है, ये हमारा क्लॉथ्स हो गया। अब क्लॉथ्स जो कि प्लूरल नंबर है इसलिए डज की जगह पर अब हमें क्या लिखना है? आर लिखना है। डज तो शी के हिसाब से था क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, इसलिए हम जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पैसिव वॉइस में वो इसके हिसाब से लिखेंगे, ना कि इसके हिसाब से। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर यहां पे गलती हो जाती है। आर क्लॉथ्स, आर क्लॉथ्स, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय शी, सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा, हर हो जाएगा और यहां पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस यानी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जो वो अगर नेगेटिव भी होता, स्ट्रक्चर देखिए कैसे हो जाता, वो डू द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज इन द रूम। चलिए, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, वर्ब, अ नॉइज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहां लिखे अ नॉइज। सिंगुलर नंबर है, आ लगा हुआ है, आर्टिकल आ लगा हुआ है, यानी सिंगुलर नंबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इज, अ नॉइज। मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय द चिल्ड्रन इन द रूम। अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको नेगेटिव बनाए तो नॉट हमें कहां पे सेट करना होगा? डू द चिल्ड्रेन, यानी नॉट लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट के ठीक बाद ये जगह तलाशनी होगी नॉट की, ये जगह नॉट की होगी। तो जो जगह नॉट की यहां पर है स्ट्रक्चर में, वही जगह नॉट की यहां पैसिव वॉइस में रहेगी। कहां पे है? वर्ब से ठीक पहले है और सब्जेक्ट के ठीक बाद में है। यहां पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह किसने ले ली? ऑब्जेक्ट ने, और ये हमारा वर्ब मेड है, तो यानी दोनों के बीच में यहां पे नॉट है, तो दोनों के बीच में यहीं पर हमको नॉट देखना है। इज अ नॉइज नॉट मेड बाय द चिल्ड्रन इन द रूम। ये हमारा नेगेटिव भी हो गया इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ। अगर इंट्रोगेटिव किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, समझिए, जैसे भी आप समझ सकते हैं, इसको जितनी बार रिप्ले करके देखना है समझिए। एक बार अगर आपके माइंड में ये चीज सेट हो गई कि कैसे कोई सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे वो चेंज हो रहा है, फिर कभी भी आप एक्टिव पैसिव भूल नहीं सकते। बहुत इजी है, बहुत आसान है, सिर्फ एक बार दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर यही हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, जैसे why does he beat the dog in the street? क्वेश्चन मार्क। जिस क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस शुरू है उसी क्वेश्चन वर्ड से हमें पैसिव वॉइस को भी शुरू करना है। जिस क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस शुरू है उसी क्वेश्चन वर्ड से हमें पैसिव वॉइस को शुरू करना है। एक्सेप्शन है आपका हु को छोड़कर। हु को क्यों छोड़कर, और अगर हु आता है तो उसे कैसे चेंज करेंगे, अभी अगले एग्जांपल में हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम वाई की बात करते हैं। तो इस वाई की जगह पर पहले तो हमें वाई ही लिख लेना है। अब फिर हम यहां पे आ गए हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे थे, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां से शुरू हो रही है, इसकी जगह पर हमें इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहां क्या है? द डॉग, सिंगुलर नंबर है, एक डॉग है, तो वाई इज। अब ही की जगह पर ये द डॉग, वाई इज ही की जगह पर द डॉग। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, बीटन के ठीक बाद में बाय, ही को हमें यहां लिखना है बाय के बाद, यहां हिम हो गया, इन द स्ट्रीट हो गया। क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड, सेम क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है एक्टिव पैसिव की, आपको पता है, वो हमने चेंज करके लिख दी यहां पर।
सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट आ गया जो कि यहां पर था वो यहां आ गया और ये इसकी जगह पर चला गया। वर्ब अपनी जगह पर है, थर्ड फॉर्म में आ गया। उसके बाद बाय लगाना है प्रीपोजिशन, और बाय के बाद में ये जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो एजेंट है, उसको हमें यहां पर लिखना है। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है जिसको हम अदर वर्ड्स कहते हैं, वो हमारा अपनी जगह पर रहेगा जैसे वो एक्टिव वॉइस में था। अगर यहां पर क्वेश्चन वर्ड व्हाट होता है, व्हाट डू दे वॉच नाउ, गौर करिएगा, व्हाट डू दे वॉच नाउ। क्वेश्चन वर्ड व्हाट है, हेल्पिंग वर्ब डू है, दे सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जो सेंटेंसेस व्हाट से शुरू होते हैं उसमें इंक्वायरी ही ऑब्जेक्ट की जाती है। काम तो किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन अननोन है, वो है क्या ऑब्जेक्ट ये नहीं पता। यही तो सवाल है कि अब वो क्या देखते हैं, क्या वॉच करते हैं। वॉच तो कुछ कर रहे हैं पर क्या करते हैं ये अननोन है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट है पर अननोन है। करना क्या है, क्वेश्चन वर्ड व्हाट की जगह पर व्हाट, व्हाट को हम सिंगुलर नंबर कंसीडर करते हैं और इसलिए हम जो ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हैं उसको भी हम सिंगुलर नंबर अज्यूम करते हैं। दैट इज व्हाई, इसीलिए हम यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो हम इज लिखेंगे, व्हाट इज। उसके बाद अब चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं जो हम यहां पे लिखें, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे, व्हाट इज वॉच्ड। क्या देखा जाता है, ऑब्जेक्ट होता तो हम इसके बाद लिखते, ऑब्जेक्ट है नहीं तो फिर हम सीधे वर्ब लिखेंगे, व्हाट इज वॉच्ड। उसके ठीक बाद वही पैटर्न, बाय, देखो हमने यहां लिखा बाय देम, ये चूंकि हमारा कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है इसलिए वो अपनी जगह पर, और यहां हमारा क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज वॉच्ड बाय देम नाउ। तो व्हाट का जो सेंटेंस होगा उसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। हु का स्ट्रक्चर हम आगे बताने जा रहे हैं, और बाकी जो अन्य क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो हमारे वैसे सिंपल से स्ट्रक्चर पर हैं जैसे कि हमने इस एग्जांपल में आपको समझाया है। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा हु होता है तो हम उसे कैसे बनाएंगे। मैं सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, हु टीचेज यू, ये सेंटेंस हमने लिखा, हु टीचेज यू, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। जब एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड के तौर पे हु आता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि अब पैसिव वॉइस हम शुरुआत करेंगे। जो ट्रेडिशनल फार्मूला है सबके दिमाग में है, सबको पढ़ाया गया है, सब उसी चीज को जानते हैं। तो जो बेसिक और ट्रेडिशनल फार्मूला में सिर्फ वही चीज आपको बता रहा हूं, और ये हमारा बाय हु। अब यहां बाय सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर हमारा क्वेश्चन वर्ब आ गया। हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इस बात का ध्यान रखना है आपको। हु के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो नेगेटिव नहीं है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। एक और टेंस है जिसमें ऐसी कंडीशन होती है, वो भी हम आगे फर्दर जब डिस्कस करेंगे तब उसकी बात करेंगे। हु के साथ अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। ये सब्जेक्ट के प्लेस, क्योंकि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये अब इसके ठीक पहले इसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लिख लिया और इससे ठीक पहले हमने बाय लगाया। तो हु की जगह पर हमें लिखना है बाय हूम, बाय हु। अब ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर, तो यहां पे क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल नंबर की, आर। अब ये वर्ब के इधर आ जाएगा यू और ये इधर चला जाएगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाई हम यहां लिख चुके हैं और सब्जेक्ट यहां पर कुछ है नहीं। हु सब्जेक्ट की इंक्वायरी करता है, ठीक वैसे ही जैसे व्हाट ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी करता था। इसीलिए इन दोनों के स्ट्रक्चर बाकी क्वेश्चन वर्ड के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होते हैं। हु सब्जेक्ट की इंक्वायरी करता है, जो बाई के बाद लिखा जाता है वो यहां पे है नहीं, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा। बाई हमने पहले लिखा, हु को हमने सब्जेक्ट मान करके इसका ऑब्जेक्टिव केस हमने यहां लिखा हुआ है। इसी तरह से व्हाट में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट दिया वहां खाली छोड़ते हैं, वहां कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो बाय हुम आर यू टॉट। अगर यहां पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए लिखा होता हु
टीचेस यू हिंदी। दो ऑब्जेक्ट हैं। जब कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट अगर मौजूद हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप वर्ब के नियर रखते हैं। किसी भी एक को हम यहां सब्जेक्ट की जगह पर रख सकते हैं और दूसरे को हम वर्ब के नियर रखते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। बाय हुम, मान लीजिए अब हम इसको सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, तो चूंकि ये सिंगुलर नंबर है तो बाय हुम इज, इसके बाद इसको हम यहां रखेंगे, ये हो गया बाय हुम इज, बाय हुम इज। अब इस वर्ब के बाद, इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है, तो ऑब्जेक्ट हिंदी हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इज हिंदी टॉट। अब ये जो हमारा बचा हुआ है ये इस वर्ब के नियर रहेगा, पास में रहेगा, बशर्ते यहां पे हमें टू लगाना होगा, टॉट टू यू, यहां पे क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर हम इसको सब्जेक्ट की जगह रखते तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता बाय हुम आर यू। अब यहां पे इसकी जगह आर हो जाता है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यू था, आर यू, फिर हमारी वर्ब हो जाती टॉट। अब इसके ठीक बाद हम हिंदी लिख दे और यहां पे क्वेश्चन में, यहां टू नहीं लगता। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहां पर सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं तो वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू लगा के रखना है। लेकिन नियम कहता है कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचेगा वो वर्ब के साथ रहेगा और बीच में किसी भी तरह का कोई कंजंक्शन नहीं होगा, जैसे कि यहां पे है। उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ये जो 4 प्रकार के सेंटेंसेस हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव बनाना चाहें तो बस हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं, जैसा कि पहले वाले सेंटेंस में था, और हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में उसी पैटर्न पे बनके तैयार हो जाता है। पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने की, खुद से, और जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम उन सभी नियमों को अप्लाई करके एक एक्टिव सेंटेंस को बहुत ही आसानी से पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। थैंक यू।